23 जुलाई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो सामने आया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए पेपर लीक के मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा हुई। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का संदेश दिया गया। लेकिन इस वीडियो तक पहुंचने की कहानी 23 जुलाई से शुरू नहीं हुई। करीब एक महीने से आंदोलन चल रहा था। 28 जून को सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन अनशन को शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य अदालत और सरकारी डॉक्टरों की निगरानी का विषय बन गया। 18 जुलाई को उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिर 20 जुलाई आया। संसद की ओर बढ़ते हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस कार्यवाही, आंसू गैस के गोले, लाठियां, खून और आंसू। पूरे देश ने तस्वीरें देखी और लोगों के मन में वो तस्वीरें हिला देने वाली थी। पूरे देश को लगने लगा कि वो इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है। लोगों ने अपने अपने तरीकों से उस आंदोलन में अपने हिस्सेदारी लोगों को दिखाई। किसी ने पानी की बोतलें भेजकर, किसी ने समोसे भेजकर, तो किसी ने खाने के माध्यम से। अगले दिन भी जंतर मंतर पर भीड़ बनी रही। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता भी खुलकर सामने आए। इसी दौरान सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पहली बार एक मंत्री के माध्यम से सार्वजनिक। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं देश के नाम अपना एक संदेश जारी किया। इतना तो साफ दिखाई देता है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन एक बात अब भी साफ नहीं है। इन घटनाओं में ऐसी कौन सी बात थी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समय सार्वजनिक रूप से बोलने को चुना? पहले चुन लेना चाहिए था, छात्रों से संवाद कर लेना चाहिए था। लेकिन उससे भी एक बड़ा प्रश्न है, अगर बातचीत शुरू हो चुकी थी, समाधान की ओर कदम बढ़ चुके हैं, तो फिर ये आंदोलन रुक क्यों नहीं रहा है? अब भी छात्र सड़कों पर क्यों हैं? जंतर मंतर की रातें अभी खत्म नहीं हुई है। छात्र अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। किसी के हाथ में तख्ती है तो किसी के चेहरे पर कई दिनों की थकान है। क्या इस बार सचमुच कुछ बदलेगा? यहीं से सबसे आसान प्रश्न का जन्म होता है। क्या आंदोलन अब समाधान के लिए नहीं, दबाव बनाए रखने के लिए चल रहा है? आखिर जब तक भीड़ रहती है, कैमरे रहते हैं। जब तक कैमरे रहते हैं, सत्ता की नजर भी बनी रहती है। आंदोलन जितने दिन चला उतने दिन वो राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा भी बना रहा। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। उन्हीं दिनों आंदोलन के प्रतिनिधि सरकार से मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है। यानी सड़क और संवाद साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि इस बार सवाल कुछ और है। अगर इन युवाओं को सिर्फ शोर मचाना होता तो वो बातचीत की मेज तक ही क्यों जाते? और अगर वो बातचीत कर रहे थे तो क्या वजह थी कि लौटकर फिर उसी धरने पर बैठ गए? क्या सरकार और छात्र एक ही समस्या पर बात कर रहे हैं, या दोनों के सामने खड़े सवाल अलग अलग हैं? किसी आंदोलन को समझने की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसे उस दिन की तस्वीरों से समझ लेना जिस दिन वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा हो। हर आंदोलन की एक शुरुआत होती है और फिर वो आंदोलन एक पूरा सफर तय करता है। हर सफर में लोग जुड़ते हैं, अपने अपने कारणों से जुड़ते हैं, अपने अपने घावों के साथ जुड़ते हैं। इस आंदोलन में भी ऐसा हुआ। शुरुआत परीक्षा और कथित पेपर लीक के सवाल से हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मंच पर सिर्फ एक आवाज नहीं रही। किसी ने जवाबदेही की बात की, किसी ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए, किसी ने दर्ज मामलों का जिक्र किया। कुछ परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग भी सुनाई देने लगी। बाहर से देखने वालों के लिए कहना आसान था, अरे देखो अब तो आंदोलन अपना रास्ता ही बदल चुका है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है, या फिर वही दर्द रास्ते में नए अनुभवों से और गहरा होता चला जा रहा है? दोनों बातें एक जैसी नहीं है। यहीं पर यह कहानी और पेचीदा हो जाती। अगर शिकायतें बढ़ गई थी तो सरकार किस शिकायत का जवाब दे रही थी और आंदोलन किस जवाब का इंतजार कर रहा है? 20 जुलाई के बाद एक और सवाल बार बार उठने लगा है। अगर बातचीत चल रही है, समाधान की कोशिशें हो रही है, तो फिर सबकी नजर सोनम वांगचुक पर क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हर आंदोलन को एक चेहरा मिल जाता है और धीरे धीरे हम उस चेहरे को पूरा आंदोलन मान बैठते हैं। लेकिन जमीन की सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। सोनम वांगचुक का अनशन इस आंदोलन का नैतिक केंद्र बन चुका था। देश भर की नजर उनके स्वास्थ्य पर था। अदालत सुनवाई कर रही थी, डॉक्टर निगरानी कर रहे थे, सरकार बातचीत में थी। लेकिन उसी समय जंतर मंतर पर बैठे हर छात्र अपने अपने कारणों से वहां पर था। किसी ने अपना एक साल खोया था, किसी ने अपने भविष्य पर भरोसा खो दिया था, और किसी को लग रहा था कि अगर आज उठ गए तो शायद उनकी आवाज भी यहीं दब जाएगी। यही वजह कि
किसी एक व्यक्ति का निर्णय हजारों लोगों के निर्णय के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए अगर अब सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो भी गया है तो ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन भी उसी क्षण समाप्त हो गया, लेकिन फिर सवाल वहीं रह जाता है। अगर फैसला किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था तो वो आखिर कौन सी बात थी जिसका जवाब मिलने का इंतजार अभी भी बाकी है। मान लीजिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणाएं भी हो चुकी हैं, फिर भी कुछ छात्र घर लौटने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि इस आंदोलन में सिर्फ एक सवाल नहीं है, कई छात्रों के लिए असल सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार सुनाई देती रही। दूसरी तरफ कुछ लोगों का जोर इस बात पर था कि सिर्फ घोषणा नहीं, लिखित और समयबद्ध कार्यवाही भी दिखनी चाहिए। यानी बहस सिर्फ इस बात की नहीं रह गई है कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, बल्कि वो इस बात की भी है कि क्या जो किया जा रहा है उसे आंदोलन पर्याप्त मानता है। शायद किसी भी परीक्षा में सबसे मुश्किल चीज प्रश्न पत्र नहीं होता, भरोसा होता है, और एक बार जब टूट जाता है तो उसे लौटने में समय लगता है। लेकिन यहाँ भी रुकना जरूरी है। उपलब्ध जितने भी सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं वो ये साबित नहीं करते कि केवल भरोसे की कमी या केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ही आंदोलन जारी रखने का कारण है। इतना जरूर दिखाई देता है कि जवाबदेही, भरोसा और आगे की कार्यवाही, ये तीनों सवाल साथ साथ चल रहे हैं। और तभी एक और प्रश्न है, अगर आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है तो आखिर उसके साथ और क्या जुड़ चुका है? कभी कभी किसी विवाद में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि बातचीत नहीं हो रही, समस्या ये होती है कि दोनों पक्ष एक ही शब्द का मतलब अलग अलग समझ रहे होते हैं। शायद इस आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ कदम सामने आए, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, गिरफ्तारियां हुई, न्यायिक प्रक्रिया तेज करने की बातचीत शुरू हुई। सरकार के लिए संकेत थे कि समाधान की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन धरने पर बैठे बहुत से छात्रों की नजर किसी और जगह है। उनके लिए सवाल सिर्फ कार्यवाही का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा? क्या मेहनत सचमुच सुरक्षित होगी? क्या व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी या वास्तव में कुछ बदलेगी? यही दोनों की भाषा अलग अलग हो जाती है। सरकार वर्तमान की कार्यवाही को दिखा रही है, छात्र भविष्य की गारंटी खोज रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हमने कदम उठा दिए हैं, और दूसरा पक्ष कह रहा है लेकिन क्या इससे हमारा भरोसा वापस आ जाएगा? शायद इसलिए एक ही घोषणा को दो लोग बिल्कुल अलग अलग नजर से देख रहे हैं। किसी के लिए वो समाधान की शुरुआत थी, किसी के लिए वो सिर्फ अभी पहला कदम है। यही ये समझ आने लगता है कि बातचीत होने के बाद भी आंदोलन तुरंत क्यों नहीं रुका। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर बातचीत चल रही थी, कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, तो आखिर वो कौन सी कमी थी जिसने इतने युवाओं को अंत तक डटे रहने पर मजबूर कर दिया? शुरुआत में हमारे सामने दो सवाल थे। सरकार ने उसी समय सार्वजनिक रूप से बोलना क्यों शुरू किया? पहले बोला जा सकता था जब आंदोलन शुरू हुआ, संवाद किया जा सकता था, और बातचीत शुरू होने के बाद भी अब आंदोलन क्यों चल रहा है? पूरी यात्रा के बाद अब शायद इन सवालों के उत्तर पहले से थोड़े साफ दिखाई देते हैं। उपलब्ध सार्वजनिक घटनाक्रम ये बताते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया अचानक नहीं आई। उससे पहले लगातार बढ़ता जन दबाव, लंबा अनशन, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, संसद मार्च, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और व्यापक मीडिया कवरेज, ये सब उस माहौल का हिस्सा हैं जिसमें सरकार ने अधिक सक्रिय सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। लेकिन इतनी बात कह देना कि इस वजह से सरकार ने प्रतिक्रिया दी, उपलब्ध साक्ष्यों से साबित नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन के जारी रहने का भी कोई एक कारण नहीं दिखता। कुछ छात्रों के लिए सवाल शिक्षा मंत्री की जवाबदेही का है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हुआ है तो जवाबदेही भी उनकी बनती है, वो आए और अपना इस्तीफा दें। कुछ के लिए ये सवाल व्यवस्था में सुधार का है, कुछ के लिए भरोसे का है, और कुछ के लिए ये विश्वास की आने वाली पीढ़ियों को वो संघर्ष दोबारा ना करना हो। यानी सरकार और आंदोलन दोनों समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद दोनों की मंजिल की परिभाषा एक जैसी नहीं है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक किसी सरकार या किसी आंदोलन के बारे में नहीं है, बल्कि उस भरोसे के बारे में है जिस पर हर परीक्षा टिकी होती है। क्योंकि प्रश्न पत्र सिर्फ कुछ घंटों की परीक्षा लेता है, लेकिन व्यवस्था से टूटा हुआ विश्वास पूरी एक पीढ़ी की परीक्षा ले सकता है। हर आंदोलन अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, कभी नए कानून, कभी नई नीतियां, और कभी ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी धरने के मंच पर नहीं मिलता। ये कहानी भी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है
जिसके सहारे करोड़ों छात्र हर साल परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि लोग सड़क पर उतर सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि एक दिन उन्हें सड़क पर उतरने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य सिर्फ उसके विश्वविद्यालयों में नहीं बनता, ये उस विश्वास में बनता है जिसके साथ एक छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करवाता है कि उसके उत्तर सुरक्षित रहेंगे। और शायद ये उस पूरी कहानी का सबसे कठिन प्रश्न है। अगर एक पीढ़ी व्यवस्था पर भरोसा खोने लगे तो सबसे पहले हार किसकी होगी?